हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैटर के बारे में जिसकी जो है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड थी। बहुत से बच्चे जो है बार बार हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो हमारे EWS के रिलेटेड बहुत सी क्यूरीज़ हैं, प्लाट को लेकर या फिर फ्लैट को लेकर, इनकम कैसे मेज़र होती है, फैमिली क्या होता है, इसके रिलेटेड बहुत से जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं बच्चों की हमें आ रही थी। एंड हमने ये बेहतर समझा कि क्यों ना हम इन सभी चीज़ों को जो है एक सीरीज़ बनाया जाए जिसके अंदर हम जो है ये जितने भी क्वेश्चंस EWS की जो रिजर्वेशन है, EWS की रिजर्वेशन है, इसके रिलेटेड चाहे प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, इनकम के रिलेटेड हो, चाहे इशूइंग अथॉरिटी के रिलेटेड हो, ठीक है ना, चाहे फ्लैट प्लॉट के रिलेटेड हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम जो है इस सीरीज़ के अंदर एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वाली जो हमारी सीरीज़ है, सबसे पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। इसके अंदर हम जिस डॉक्यूमेंट का सहारा ले रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, इनकी तरफ से जो है डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपके EWS के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। ये वाला डॉक्यूमेंट जो इन्होंने रिलीज़ किया गया है, इसी को हम रेफ़र करके एंड इसी को हम जो है यहाँ पे इसी पे जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑफिशियल रिस्पांसेस हमें मिले हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, हम उनको इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर, लिंक से जाकर जो है इसको चेक कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसी जब भी कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं इनको हम जो है अपने चैनल ई सबक पे लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसका नंबर ये है एंड डेटेड ये 19 सितंबर 2022 को जो है रिलीज़ किया है DOPT ने, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरीज को लिखी गई लेटर है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे पहले ही डॉक्यूमेंट का ये हमारा एपिसोड फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद एपिसोड सेकंड, थर्ड, इस तरह हम 6 एपिसोड्स इस पे बनाने वाले हैं। चलिए, तो क्या लिखा है इसके अंदर? इस पे लिखा है कि डिपार्टमेंट ने पहले ऑलरेडी 2019 के अंदर EWS के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, जिसके अंदर 10% की रिजर्वेशन दी गई थी EWS कैंडिडेट्स को। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको SC ST या दूसरी सेंट्रल लिस्ट की कैटेगरीज के अंदर नहीं आते, उनको जो 10% की रिजर्वेशन दी गई थी, उनके रिलेटेड मिनिस्ट्री को बहुत से जो हैं क्वेश्चंस फॉरवर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है, बहुत से क्वेश्चंस मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है मिनिस्ट्री ने उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो जो है ये वाला जो आपके इश्यूज के, ये आपकी बहुत सी कंफ्यूजन जो है दूर करेंगे। तो आज का हमारा एपिसोड जो फर्स्ट है, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस के वो लेने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर 10 क्वेश्चन है, तो हम आज 10 क्वेश्चन डिस्कस प्रॉपर्टी के रिलेटेड करने वाले हैं। इफ द लैंड प्रॉपर्टी more than household limit is in the name of parents and there are more than one child and the property has not been distributed, then in that situation can one of the children apply for EWS certificate? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अगर एक फैमिली है, उसके पास थ्रेश होल्ड लिमिट से ज्यादा की लैंड है, लैंड या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, थ्रेश होल्ड लिमिट से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर जो उसका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, उससे ज़्यादा है, या लैंड जो है उसकी 5 एकड़ से ज़्यादा है, तो इस केस में मगर वो जो है उसके पेरेंट्स के नाम पे है, मान लेते हैं उस फैमिली के अंदर 5-6 भाई होंगे, ठीक है ना, 18 साल से बड़े हो सकते हैं या 18 साल से छोटे हो सकते हैं, बट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उस केस में जो है क्या कोई पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है EWS सर्टिफिकेट के लिए? तो क्या आंसर दिया इसका मिनिस्ट्री ने, इसका DOPT ने आंसर दिया है कि नहीं, आप जो है इन दैट केस अप्लाई नहीं कर सकते EWS। तो इसने रेफर किया है पैरा 4.2 एंड 4.3 जो है रिजर्वेशन के रिलेटेड, EWS की रिजर्वेशन का जो डॉक्यूमेंट निकाला था DOPT ने, उसके अंदर जो पैरा 4.2, 4.3 को रेफर करते हुए इसने कहा है, प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस आर डिफरेंट प्लेसेस
would be clubbed while applying the land or property test to determine EWS status। ठीक है ना, चाहे प्रॉपर्टी आपकी जो फैमिली की है वो किसी भी जगह पे है, किसी भी लोकेशन को है, उस सब को क्लब करके देखा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो EWS के क्राइटेरिया के अंदर आती है या नहीं आती। एंड द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज विल इंक्लूड, और इस पर्पज के लिए जो फैमिली है उसको माना जाएगा जो person who seeks benefit of reservation, his parents and his siblings below the age of 18 years, as also his her spouse and children below the age of 18 years। ठीक है ना, तो इसलिए जो फैमिली है, फैमिली मानी जाएगी आपके माता पिता और आपके वो बहन भाई जो 18 साल से छोटे हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टी बियॉन्ड थ्रेशहोल्ड लिमिट tantamount to disqualification for applying to income एंड एसेट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी चिल्ड्रन। ठीक है ना, अगर प्रॉपर्टी जो है आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट से ज़्यादा निकलती है, इन दैट केस जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन एड्रेस किया है, क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इशू है एंड इसके आंसर के अंदर भी कुछ इशू है। वो ये है कि शायद जो जिस बंदे ने क्वेश्चन डाला था वो ये चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक फैमिली है, एक पेरेंट्स हैं एंड उसके 4 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे हैं, बट उसमें से सपोज करते हैं कि चारों बच्चे 18 साल से बड़ी की एज के हैं, 18 प्लस की एज के हैं, तो शायद इसको ये वाला क्वेश्चन पूछना था, बट इसने पूछा है कि एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं 4। ठीक है ना, इसने एज उनकी मेंशन नहीं की है, तो यहाँ पे DOPT ने एज को क्या मेंशन किया है कि अगर 18 साल से वो कम है तो वो आपकी फैमिली उसमें कंसीडर होती है। हालांकि यहाँ पे जो DOPT ने ये चीज़ मेंशन नहीं की, अगर 18 साल से ऊपर के भाई बहन हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर के भाई बहन हैं एक फैमिली के अंदर, और अगर 18 साल से ऊपर के भाई बहन हैं एक फैमिली के अंदर, बट आपकी जो लैंड की प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इस केस में जो है EWS के लिए वो जो है एलिजिबल होगा या नहीं होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बीच ही सिंक हो जाता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ बच्चों का यही क्वेश्चन होता है। तो इन दैट केस अगर प्रॉपर्टी आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, चाहे 18 साल की प्लस की एज के भी आपकी फैमिली के अंदर बंदे हैं, बट आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको EWS के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइडेड रहे। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया है। ठीक है ना, ये भी मेरा एक गैस है कि ये इसका आंसर हो सकता है, बट नॉट एन ऑथेंटिक आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन केस एग्रीकल्चरल लैंड रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट ऑफ पेरेंट्स इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आर विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, ऑल सच लैंड प्रॉपर्टीज विल बी क्लब्ड आर नॉट। दूसरा क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, उसकी पेरेंट्स की लैंड जो है या रेजिडेंशियल फ्लैट या फ्लैट या प्लाट जो है डिफरेंट जगह पे हैं, चाहे दूसरी स्टेट में हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं पे भी हैं, तो क्या उनको जो है हम क्लब करेंगे या नहीं करेंगे? सबको जो है क्लब करके माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो जहाँ पे इसने लिखा है कि हाँ, इस सिचुएशन में जो है आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी जितनी भी लोकेशंस पे है आपकी फैमिली की, उस सब को जो है पैरा 4.2 के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड्स दैट दी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे, सिटीज में, ठीक है ना, वुड बी क्लब्ड व्हाइल अप्लाइंग द लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन द EWS स्टेटस। पर्सन कैन अप्लाई फॉर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिज परमानेंट एड्रेस। ठीक है ना, अगर आपकी जो है डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट जगह पे प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो उसको जो है सबको क्लब करके जो है देखा जाएगा कि क्या आपकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट्स रखी हैं उससे बढ़ रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इन दैट केस जो आपको अप्लाई करना होगा वो आपका परमानेंट जो एड्रेस है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्टिफिकेट वहाँ पे इशू किया जाएगा, बट जहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी है उस सब को जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, जोड़ कर देखा जाएगा क्या आपकी जो लैंड है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है 5 एकड़ की उससे बढ़ रही है या नहीं। ठीक है ना, जो आपकी जो है प्लाट का एरिया है 2000 इसका 200 स्क्वायर यार्ड से जो है बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आपका अगर फ्लैट है तो 100 स्क्वायर यार्ड से जो है बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो जो है सभी जगह की प्रॉपर्टी जो है आपकी क्लब करके देखी जाएगी। तो ये वाला आपका सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है,
आपका क्वेश्चन नंबर 3, डज द रेजिडेंशियल फ्लैट स्लैश प्लॉट एज क्लासिफाइड अंडर पैरा 4.1 ऑफ DOPT कम्युनिकेशन डेटेड दिस इंक्लूड्स बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग जो है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था एंड इसकी वजह से जो है काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स ग्राउंड पे हमें देखने को मिले। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास जो है कोई रेजिडेंशियल फ्लैट है, ठीक है ना, तो आपका जो रेजिडेंशियल फ्लैट या रेजिडेंशियल प्लॉट है, उस रेजिडेंशियल फ्लैट या उस रेजिडेंशियल प्लॉट, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लैंड है, ये मान लेते हैं ये आपके पास कोई लैंड है, ठीक है ना, तो जो DOPT का जो ऑफिशियल पहला कम्युनिकेशन था ये वाला 2019 वाला, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपका जो है रेजिडेंशियल फ्लैट माना जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी 2 लैंड्स हैं, इस लैंड पे आप नहीं रह रहे एंड इस लैंड पे आप रह रहे हैं, तो आपका रेजिडेंशियल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। फॉर एग्जांपल इस पे आपकी जो है दुकानें हैं या इस पे आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, जिससे आप बिजनेस वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला यही चीज पूछ रहा है कि आपके रेजिडेंशियल फ्लैट का क्या मतलब है, ये वाली लैंड जिस पे जो है रह रहा है मकान वाला, या ये वाली लैंड भी जो खाली है, ठीक है ना, जिस पे जो है कमर्शियल क्या हो रहा है, आपकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है DOPT ने। इसने रेफर किया है पैरा 4.1 को, इस वाली को, स्पीक्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, स्पीक्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ये वाला जो पैरा है बात करता है। हाउएवर एक्सक्लूजन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी विल रिजल्ट इन इनजस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन एक्सक्लूजन, ठीक है ना, अगर आप जो है एक्सक्लूड कर दोगे, निकाल दोगे इस वाले को, किसको, इस वाले को अगर आप निकाल दोगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टेस्ट करने के लिए, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर आप निकाल दोगे तो इसका मतलब इनजस्टिस होगा, इससे फिर इनजस्टिस होगा। हेंस द डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट स्लैश फ्लैट इन OM आल्सो इंक्लूड्स कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो अब क्या मतलब हुआ, अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो EWS का डिटरमाइन किया जाएगा, जब रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट देखा जाएगा तो सिर्फ ये वाला एरिया आपका नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये पूरा देखा जाएगा, ठीक है ना, जो आपका कमर्शियल फ्लैट प्लॉट है उसको भी प्लस आपका जो रेजिडेंशियल है इसको भी, दोनों को क्लब करके देखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अब रेजिडेंशियल जो है रेजिडेंशियल प्लॉट की डेफिनेशन में या फ्लैट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन था, तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। Will the property of grandparents not distributed among the parents of the applicants, ठीक है ना, property of grandparents not distributed among the parents of the applicants be counted towards calculating the assets held by the parents of applicants for the purpose of income and asset certificate, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, और ये आप खुद हो, ठीक है ना, आप खुद हो, ठीक। अब सपोज करते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, ये वाली लैंड है, ठीक है, ये वाली लैंड है, तो ये वाली जो लैंड है अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, लेकिन इसने डिवाइड करके नहीं दे रखी है आपके पेरेंट को, तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बंदे की जो है EWS की जो है डिटर्मिनेशन देखने के लिए कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या इस लैंड को चेक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, जहां पे इसने आंसर किया है कि नहीं, हम जो है इस केस में ये वाली प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, रीजन इसका क्या है, रीजन इसका ये है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते। इस फैमिली का जो डेफिनेशन है, फैमिली का जहां पे EWS के अंदर डेफिनेशन है, ये वाले पेरेंट्स प्लस ये वाला बंदा, इसकी वाइफ, ठीक है ना, और इसके वो बहन भाई जो 18 साल से कम के हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वाली प्रॉपर्टी है जहां पे इस बंदे की प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। नो ग्रैंड पेरेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैमिली अंडर पैरा दिस एंड डेटेड दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if half of the residential plot that is 90 square yards is in urban area notified municipality and rest 90 square yards is in rural areas other than notified municipalities, how will
द रेजिडेंशियल प्लॉट बी ट्रीटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं ये वाला क्या क्वेश्चन है आपका। ये वाला क्वेश्चन है, सपोज करते हैं ये आपका म्यूनसिपल एरिया है एंड ये आपका जो है रूरल एरियाज है, ठीक है ना, अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज एरिया। सपोज करते हैं जहाँ पे आपके पास आप ये वाले इंडिविजुअल हैं जहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, आपके पास जहाँ पे जो लैंड है ये है सपोज करते हैं 90 स्क्वायर यार्ड्स, मतलब 100 स्क्वायर यार्ड से जहाँ पे आपको कम है, एंड जहाँ पे जो आपकी लैंड है जहाँ पे भी है 90 स्क्वायर यार्ड्स, तो 100 स्क्वायर यार्ड से जहाँ पे भी आपको कम है, तो इस सिचुएशन में आपका कितना माना जाएगा, 180 स्क्वायर यार्ड्स, या फिर आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसने पूछा है। तो इट विल बी 9 स्क्वायर यार्ड्स इन अर्बन एरिया एंड रिमेनिंग 9 स्क्वायर यार्ड्स इन रूरल एरिया। तो जो हमारा एक्चुअल में ये कह रहा है कि जो रूल है, रूल क्या कहता है कि जहाँ पे 100 स्क्वायर जो यार्ड्स के होने चाहिए म्यूनसिपल एरियाज के अंदर एंड 200 स्क्वायर यार्ड्स जो है जहाँ पे होना चाहिए रेजिडेंशियल आपका जो प्लॉट है, किस एरिया के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर। बट जहाँ पे आप देखेंगे अर्बन एरिया के अंदर 100 स्क्वायर यार्ड से कम है, मतलब जहाँ पे आप एलिजिबल हैं, एंड रूरल एरियाज के अंदर जो है आपका 200 स्क्वायर यार्ड से कम है, 90 स्क्वायर यार्ड है, तो जहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं, तो इन दैट केस इसको क्लब नहीं किया जाएगा, ये आपका अलग अलग रहेगा। ठीक है ना, हेंस एज ले डाउन इन पैरा दिस it is neither 100 square yards in notified municipality nor 200 square yards in other than notified municipality. As such eligibility will remain for EWS certificate. इस सिचुएशन में आप जो है एलिजिबल होंगे क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड का मार्क इसने क्रॉस नहीं किया, एंड अर्बन एरियाज के अंदर जो है आपका इसने 100 स्क्वायर यार्ड का जो मार्क है वो क्रॉस नहीं किया, तो आप इस सिचुएशन के अंदर एलिजिबल होंगे। मूव ऑन अहेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट इज ऑन बैरन लैंड डज दैट प्रॉपर्टी कम अंडर रेजिडेंशियल फ्लैट और एग्रीकल्चरल लैंड। सपोज करते हैं आपके पास कोई लैंड है या प्रॉपर्टी है, आपकी लैंड या प्रॉपर्टी एक जो है बैरन लैंड पे है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लैंड पे है या फिर किसी दूसरी जगह पे है जहाँ पे पहले कोई रेजिडेंशियल एरिया जो है डिमार्केट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ये खेत है, जहाँ पे आपका मकान है, ठीक है ना, तो इन दैट सिचुएशन ये क्या कह रहा है, जो रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट है बैरन लैंड पे है, तो बैरन लैंड पे क्वेश्चन वाले का यही जो है मकसद है। ठीक है, डज दैट प्रॉपर्टी कम अंडर रेजिडेंशियल फ्लैट और एग्रीकल्चरल लैंड, तो उस सिचुएशन के अंदर ये आपका रेजिडेंशियल फ्लैट या एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर आता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वाले जहाँ पे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि रेजिडेंशियल फ्लैट और एग्रीकल्चर लैंड के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपका एक एग्रीकल्चर लैंड है, उसके अंदर आपने मकान बना लिया, तो क्वेश्चन वाले का पूछने का यही मकसद है कि रेजिडेंशियल फ्लैट एंड एग्रीकल्चर लैंड के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक, इफ इट इज ए फ्लैट, तो कहता है कि अगर ये फ्लैट है, द क्राइटेरिया ऑफ इनकम एंड एसेट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट। ठीक, अगर ये फ्लैट है तो आपको जो है क्राइटेरिया कितना रहेगा सर्टिफिकेट के लिए, 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक है ना, above as provided in para this the OM dated this will apply. If it is not plot, again the criteria of notified municipality or the area other than the notified municipality will, if it is a plot, again the criteria of notified municipality or the area other than the notified municipality will apply as provided in पैरा 4.1 दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए क्या है, इसने क्या आंसर किया, इसने आंसर ये इस तरह से किया, फॉर एग्जांपल आपके पास जहाँ पे म्यूनसिपल एरिया है एंड जहाँ पे आपका रूरल एरिया है, ठीक है ना, म्यूनसिपल एरिया है एंड रूरल एरिया है, कोई ऐसी लैंड है जिसको जो पहले बैरन लैंड है, ठीक है ना, जिस पे जो है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए कोई लैंड है या कोई ऐसी खाली लैंड है, ठीक है ना, जिसको डिमार्केट नहीं किया गया है, रेजिडेंशियल लैंड है ये या कौन सी लैंड है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप ये कह रहा है अगर ये वाला जो है आपका जो है अगर ये फ्लैट होगा तो जहाँ पे फ्लैट का क्राइटेरिया अप्लाई होगा, अगर प्लाट होगा तो प्लाट का क्राइटेरिया अप्लाई होगा, एंड इस तरह रूरल एरिया के अंदर अगर फ्लैट होगा तो फ्लैट का एरिया अप्लाई होगा, अगर प्लाट होगा तो प्लाट का एरिया अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसने इस चीज़ को जो है किया। अब फ्लैट और प्लाट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे, इस पे भी बहुत से क्वेश्चंस हम लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेजिडेंशियल प्लॉट मीन, हाउ इज रेजिडेंशियल प्लॉट मेजर्ड। रेजिडेंशियल प्लॉट का क्या मतलब है और हम इसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए, रेजिडेंशियल प्लॉट मींस प्लॉट फॉर पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड और नॉट। ठीक है ना, देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जहां पे इसने आंसर किया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी पहले बहुत सी कंफ्यूजन थी। तो रेजिडेंशियल प्लॉट का क्या मतलब है, रेजिडेंशियल प्लॉट का मतलब है
कोई ऐसा एरिया, रेजिडेंशियल प्लॉट का मतलब है कोई ऐसा एरिया जिस पे आप जो है, जिस पे मकान बनाया जाएगा, जिस पे मकान बनाया जाएगा या मकान बनाने के लिए जो एरिया जो है रखा गया है, चाहे उस पे अभी मकान बना है या नहीं बना है, ठीक है ना, तो उस एरिया को कंसीडर करेंगे क्या हम, रेजिडेंशियल प्लॉट, ठीक है ना। अब ये वाला इसने यहां पे ऐसे क्यों मेंशन किया, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से हमारे म्युनिसिपल एरियाज या रूरल एरियाज के, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रूरल एरियाज है, ठीक है ना। रूरल एरिया के अंदर क्या होता है, इस तरह से मान लेते हैं जहां पे आपकी एग्रीकल्चरल लैंड होगी एंड यहां पे जो है रेवेन्यू ने डिमार्केट कर रखा होता है कि ये वाला जो है आपका एरिया जो है ये आपका रेजिडेंशियल एरिया है। इसी तरह सिटी के अंदर भी होता है, सिटी के अंदर भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है इसको डिमार्केट करते हैं, ये आपका रेजिडेंशियल एरिया है। ये वाला जो एरिया है आपका जो है फॉर एग्जांपल ग्रीन जोन है, ठीक है ना, इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शंस नहीं कर रहे। अगर इन एरियाज में आपके पास जो है लैंड है, ठीक है ना, इन एरियाज में आपके पास अगर लैंड है, चाहे उस पर कंस्ट्रक्शन हुई है या नहीं हुई है, चाहे आपका मकान है या नहीं है, उसको हम कंसीडर करेंगे ये आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है। द एंटायर एरिया ऑफ द प्लॉट विल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल असेसिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट टू गेट एन इनकम certificate, income and asset certificate. In this regard, rules regulations framed by the respective municipality and panchayat shall be taken into account, ठीक है ना। तो जो है जो एक्चुअल में डिमार्केशन करता है रेजिडेंशियल प्लॉट एंड फ्लैट की, वो कौन करती है, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत करती हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है ये जो है यहाँ पे इसने रेफर किया कि इन दैट केस कौन सा एरिया आपका रेजिडेंशियल है, कौन सा नहीं है, उसमें अकाउंट ली जाएगी किसके, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के, क्योंकि डिफरेंट पंचायत और डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज के अंदर डिफरेंट एरिया जो है डिमार्केट किए होंगे उन्होंने रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल एरियाज के लिए, ठीक है। तो जो एरिया है इसमें आपका जितनी भी लैंड है उस पूरे को लिया जाएगा किसके लिए, आपकी फ्लैट प्लॉट का एरिया डिटरमाइन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंशियल फ्लैट एंड रेजिडेंशियल प्लॉट। चलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिडेंशियल फ्लैट एंड रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर क्या डिफरेंस है। फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इन कैटेगरी ऑफ EWS द टर्म प्लॉट कैनोट्स एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी वेयर एज द टर्म फ्लैट कैनोट्स a number of residential units dwelling units built on the same plot, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये बहुत इजी है समझना, फ्लैट एंड प्लॉट का क्या मतलब है। चलिए सपोज करते हैं ये वाला आपका पास एक लैंड है, ठीक है ना, ये वाला आपका लैंड है, तो इस लैंड पे जो एरिया है, कोई भी एरिया है, इसको हम कंसीडर करेंगे प्लॉट, ठीक है ना। ये वाला लैंड का पीस है, इसके ऊपर हम कंसीडर करेंगे प्लॉट, एंड ये वाला जो आपका लैंड का पीस है इसको भी हम कंसीडर करते हैं प्लॉट। सपोज करते हैं ये वाला जो है ये भी खाली है, ये वाला भी खाली है, बट इस पे एक बिल्डिंग बनती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस तरह बिल्डिंग बनेगी, इस तरह इसके अंदर बनेगी बिल्डिंग, ठीक है ना। सपोज करते हैं इसके अंदर ज्वाइंट फैमिलीज रह रही हैं या किसी जो है कमर्शियल एंटिटी ने बनाई है, किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई है बहुत सी बिल्डिंग, एंड इसके अंदर अपार्टमेंट हैं डिफरेंट्स, ठीक है ना, डिफरेंट तरह के अपार्टमेंट्स हैं। ये वाला सपोज करते हैं अपार्टमेंट आपका है, जहां पे जो दूसरा अपार्टमेंट है इसने किसी दूसरे बंदे को बेच दिया, ये वाला अपार्टमेंट किसी तीसरे बंदे को बेच दिया, ये वाला चौथे बंदे, मतलब डिफरेंट फैमिलीज एक बिल्डिंग के अंदर रह रही हैं, बहुत सी फैमिलीज। तो ऐसी बिल्डिंग को हम जो है फ्लैट, जब जहां पे एरिया हम मेजर करेंगे किसी पर्सन की जो है एलिजिबिलिटी EWS देखने के लिए, फॉर एग्जांपल इसकी एलिजिबिलिटी हमें देखनी है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ये है हमारा फ्लैट, ठीक है, ये आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है, ठीक। अब सपोज करते हैं ये वाला प्लॉट जो है, इस प्लॉट पे फॉर एग्जांपल मकान है, एक ही मकान है, ठीक है ना, इस मकान के अंदर सिर्फ एक फैमिली रहती है, एक फैमिली रहती है, तो इस वाले को जब हम मानेंगे, इसको हम मानेंगे क्या, ये आपका जो है रेजिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है। तो यही चीज इसने यहां पे की है कि प्लॉट का जो मतलब है वो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, और फ्लैट का मतलब है ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स डिवेलिंग बिल्डिंग ऑन द सेम प्लॉट। इस प्लॉट पे जो है एक ही प्लॉट पे बहुत से जो लोग जो बहुत सी डिवेलिंग्स हैं उसको हम कंसीडर करेंगे, जहां पे ऐसे स्ट्रक्चर को फ्लैट, एंड जहां पे अकेले वाले जो है इसको हम करेंगे प्लॉट कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए, if a person has a residential flat plot on agricultural land, will that be treated as agricultural land or residential flat? अगर एक पर्सन है उसका रेजिडेंशियल फ्लैट है, ठीक है, किस पे, रेजिडेंशियल फ्लैट या उसका प्लॉट है एग्रीकल्चरल लैंड पे, विल दैट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल लैंड और रेजिडेंशियल फ्लैट। तो अगर कोई पर्सन है उसका जो फ्लैट है या प्लॉट है एग्रीकल्चरल लैंड पे है, तो उसको एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे या रेजिडेंशियल प्लॉट मानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए
ये वाला जो है बहुत इजी है, इसको समझना क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक एरिया है, पंचायत का एरिया, एंड यहाँ पे जो है ये डिमार्केट कर रखा है पंचायत ने, रेजिडेंशियल एरिया है या म्यूनसिपैलिटी ने कर रहा है ये रेजिडेंशियल एरिया, बट जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, ये वाली एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इस एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर मान ले आपको जहाँ पे जगह नहीं मिली एंड आपने जहाँ पे आके मकान बना लिया है, इन दैट केस जो है आपने एग्रीकल्चरल लैंड पे बनाया है, तो उस केस के अंदर जो आपकी लैंड है उसको क्या समझा जाएगा, एग्रीकल्चरल रेजिडेंशियल फ्लैट या एग्रीकल्चरल लैंड। चलिए, बिल्ट अप एरिया ऑफ द फ्लैट, देखिए जहां पे ये वाली कंफ्यूजन है इसने इन डिटेल दूर की है। बिल्ट अप एरिया ऑफ द फ्लैट एंड कवर्ड एरिया प्लस द एरिया लेफ्ट अनकवर्ड ऑफ द प्लॉट एज पर रूल्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंशियल एरिया एंड एडिशनल लैंड बियॉन्ड रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट being used for agricultural purpose may be treated as agricultural land. This will be specifically for the purpose of determination of EWS and not for any other purpose. चलिए, तो जहाँ पे जो है इसने एक्चुअल में चीज़ थोड़ा गोल कर दी है एंड जहाँ पे जो है इसने क्लियर जो है इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया इस आंसर ने, कि जहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो क्या इसने आंसर दिया, कहा कि जो एक फ्लैट है, जो एक आपका फ्लैट है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, ये आपका मकान बनाया है, तो इसका बिल्ट अप एरिया, ये वाला जो है जितना एरिया इसके नीचे है, ठीक है ना, इसको हम बिल्ट अप एरिया मानते हैं। ये आपका बिल्ट अप एरिया है प्लस एरिया, फॉर एग्जाम्पल इसके बाहर आपने इस तरह से दीवार लगाई है जहाँ पे आपका गेट होगा, ठीक है ना, एंड इस तरह से आपने जो है बाहर से इसको कंपाउंडिंग की है, ठीक है ना, ये आपकी कंपाउंडिंग है। तो कहता है और वो वाला एरिया जो आपने अनकवर रख दिया है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है ना, एज पर द रूल्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंशियल एरिया, तो इसको हम मानेंगे रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है ना। बट जहां पे इसने कहा कि एज पर रूल्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ठीक है ना, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अकॉर्डिंग जो है ये वाला जो एरिया है आपका, इसको हम ये कंपाउंड वाला एरिया प्लस मकान जो है इस पूरे को हम मानेंगे, क्या मानेंगे, आपका रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल फ्लैट, ठीक। एंड एडिशनल लैंड बियॉन्ड रेजिडेंशियल फ्लैट प्लॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, और इसके बाद जो लैंड है जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली लैंड, इसको जो है एग्रीकल्चरल लैंड ट्रीट किया जाएगा। दिस विल बी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ EWS स्टेटस एंड नॉट फॉर अदर पर्पस। इसको जो है हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, EWS की डिटर्मिनेशन के लिए, ना कि किसी और पर्पस के लिए। तो ठीक है, जहाँ पे ये वाली चीज जो है इसने क्लियर की। बट इसने जो है इसने जहाँ पे जो है ये बताया हमें कि रेजिडेंशियल फ्लैट और प्लॉट का जो एरिया है हम जो है कैसे मेजर करेंगे। मोर स्पेसिफिकली इसने अपना आंसर टिल्ट कर दिया है इस एरियाज के अंदर। फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर आपका ये मकान है, तो ये वाला इसने इसके अंदर जो है क्वेश्चन एड्रेस किया। इसको क्वेश्चन जो ये वाला एड्रेस करना था, अगर एग्रीकल्चरल लैंड पे मकान है तो इसके अंदर आप क्या कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, तो इससे हम ये जो है अंडरस्टूड करेंगे, ठीक है ना, इससे ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि जो एरिया आपके मकान के नीचे है और उसके बाद जो आपने कंपाउंडिंग की है, ठीक है ना, वो वाला आपका जो है प्लॉट या फ्लैट कंसीडर किया जाएगा, चाहे आपका एरिया जो है इस रेजिडेंशियल डिमार्केटेड एरिया के बाहर भी हो, ठीक है ना। अगर कंपाउंडिंग के अंदर जो है आपका जितना भी एरिया है उसको प्लॉट स्लैश फ्लैट जो है कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का हमारा है, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट, ठीक है ना, वेदर सुपर एरिया इंक्लूडिंग कॉमन एरिया विद स्टेयरकेस, gardens, roads within the society as distributed among the flats, or total area of the flat including brick pillar or carpet area excluding brick and pillar is to be taken into account for the computation of the measurement of the flat, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन इसने क्या पूछा, इसने क्वेश्चन ये वाला जो है ये फ्लैट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। फ्लैट क्या होते हैं, एक ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत से लोग जो हैं रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है देखो ये वाला फ्लैट है, इस फ्लैट के अंदर जो है आप देखेंगे बाहर एक गार्डन होता है, ठीक है ना, इस तरह से गार्डन होता है, पार्किंग एरिया होता है जहाँ पे, ठीक है ना। और फ्लैट के अंदर देखिए, अगर आपका फ्लैट जहाँ पे है इस फ्लोर पे, फॉर एग्जांपल करते हैं आपका जहाँ पे है
एंड दूसरा जो फ्लैट है इस साइड में है, तो बीच में जहाँ पे स्टेयर केसेस होंगी, बीच में गैप होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि आपका जो फ्लैट होगा इसके अंदर जो है कोई पिलर भी हो सकते हैं, इस तरह से सपोज करते हैं ये वाला आपका रूम है, इसके अंदर पिलर भी है। तो ये वाला बंदा कह रहा है, ये वाला बंदा क्वेश्चन कर रहा है हमें कि ये वाला जो है इसके फ्लैट के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसीडर होंगी। तो इसको क्या आंसर इसने दिया है, इसने आंसर दिया है कि आपका जो फ्लैट है, ये जो इसके बाहर नीचे ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, ये वाला पहले कंसीडर नहीं होगा, ठीक है ना। एक तो ग्राउंड आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो स्टेयर केसेस के अंदर जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया जो भी है उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपके जो फ्लैट है उसके अंदर जितना भी एरिया बनता है, चाहे आपका पिलर भी है ना, पिलर के अंदर भी जो एरिया है या कारपेट एरिया है, उस पूरे को जो है जहां पे फ्लैट माना जाएगा। टोटल बिल्ट अप एरिया, टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट या फ्लैट इंक्लूडिंग ब्रिक पिलर एरिया, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग स्टेयर केस एंड कॉमन एरिया। कॉमन एरिया और स्टेयर केस को छोड़ के जो ब्रिक पिलर एरिया है उसको भी कंसीडर किया जाएगा आपके फ्लैट के लिए। इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फ्लैट, जो है फ्लैट की मेजरमेंट के लिए जो है इसको लिया जाएगा। तो ये हमारा हुआ एपिसोड फर्स्ट। मिलते हैं एपिसोड सेकंड के अंदर। उसके अंदर हम जो है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट पे जो रिलेटेड जो बहुत से हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें हैं एंड बहुत जल्द जो है हम एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय एंड एंजॉय, और अपने दोस्तों के साथ